नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। और अभी हम लोगों ने पिछले की चर्चा में कोशिका की चर्चा की थी और कोशिका में हम लोगों ने कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की और उसके सिद्धांतों के बारे में देखा था। केंद्रक के आधार पर हम उनके प्रकार भी पढ़ चुके हैं। केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक में हमने आपको बताया था, प्रो से आप लोगों को याद रख लेना है कि अनुपस्थित होती है, मतलब केंद्रक अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में आपको याद रखना उपस्थित होता है। ठीक है, तो प्रो के मतलब केंद्रक के आधार पर तो अपन लोगों ने पढ़ लिया कि कोशिका के प्रकार कितने प्रकार के, दो प्रकार के। आज हम लोग पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। तो हमने आपको कुछ डायग्राम दिखाए हैं। तो संरचना के आधार पर कोशिका कितने दो प्रकार की होती है, एक पादप कोशिका होती है और एक जंतु कोशिका होती है। तो जो ये वाला डायग्राम आप जो देख रहे हैं, ये है अपना जंतु कोशिका का, और ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये पादप कोशिका का है। अब इस संरचना के बाद अपन लोगों को पढ़ना है कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग। इसलिए मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से डायग्राम में दिखा दिया है कि ये जो अंग है वो क्या क्या कहलाते हैं, इनका भी हम आपको विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़े इनके नाम देख लें। अगर यदि हम पादप कोशिका की सबसे पहले बात करें, तो पादप कोशिका में जो ये आपको ऊपर वाली ये वाली झिल्ली दिख रही है, ये वाली, तो ये कहलाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और ये जो आपको अंदर वाली ये वाली झिल्ली दिख रही है, ये वाली है, ये है अपनी ये अपनी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये अपनी कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब आप लोग ये वाली संरचना जो देख रहे हैं, ये है अपना हरित लवक। हरित लवक, पौधे भोजन इसी के कारण बना पाते हैं, हरित लवक के कारण, याद रखना। ठीक है, अब जो आपको ये वाली नीचे संरचना दिख रही होगी, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये जो आपको ये वाली संरचना जो आपको दिख रही है, ये है वैक्यूल या वृत्तिका। इंग्लिश में इसे वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल या अपन लोग इसे वृत्तिका भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हरित लवक ही है। अब अपन लोग, अच्छा एक चीज और याद रखना कि जो जंतु कोशिका में जो केंद्रक है वो बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है, और जो ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका में जो केंद्रक है वो किनारों पर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कि जो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, ये यहाँ से इनको धक्का देती है तो ये किनारे पर हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इसी किनारे पे आएगा, यहाँ पर ये किसी भी किनारे पर आ सकता है। और यहाँ पर अगर इसको देखें तो इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल किनारे पे नहीं होता है, ये बीचों बीच होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक यहाँ पे बीचों बीच पाया जाता है ना, ये किनारों पर नहीं होता है। ठीक है, इसमें तो अभी हम इसकी बात करें तो ये यहाँ पे हो जाएगा केंद्रक, यहाँ पे ये केंद्रक हो गया, केंद्रक, ये कहलाता है केंद्रक। और ये वाली जो संरचना है, ये कहलाती है केंद्रिका। केंद्रिका हुई। ठीक है, अब आपको केंद्रक के ऊपर ये वाली संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये है अपनी ईआर। इसे अपन कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है, या अंतःप्रदव्य जालिकाएं, अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। तो ये अपनी अंतःप्रदव्य जालिकाएं हैं, ये अपनी रिक्तिकाएं हो गई है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी पारक कोशिका के अंग के बारे में देख लिया है। अभी इन अंगों के ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा भी करेंगे, है ना। और यहाँ पे ये देखिए, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो है, ये है अपना यहाँ पे केंद्रक, 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 और ये है अपनी केंद्रिका, केंद्रिका, ठीक है। और जो ये आपको दिख रहे हैं, ये है अपने गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र, गुणसूत्र, ये गुणसूत्र हो गए। और ये अपनी वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिकाएं, ये, ठीक है। और ये जो आपको एक राक्षस जैसी संरचना दिख रही होगी, ये है लाइसोसोम। इसके बारे में भी हम आपको आगे बता रहे हैं, ये कहलाता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। तो अभी हमने आपको कोशिका में मतलब कोशिका के अंगों पर परिचय करवाया कि कौन कौन से इसमें अंग होते हैं और इन अंगों का अपने शरीर में कैसे यूज होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख लिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट जो भी कर रहे हैं तो नोट करिए। इसके बाद हम लोग कोशिका के अंग के बारे में पढ़ रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अभी क्या है, कोशिका देखे थे, उनसे अभी हमने आपको परिचित कराया था। अब उसके अंतर्गत जो अपन लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, तो अब हम लोग उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, ये शरीर में मतलब कैसे काम करता है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात, तो सबसे पहले आप इसकी संरचना देख लीजिए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। अगर अपन इसमें देखें तो ये दोहरी झिल्ली में होता है, ठीक है, दोहरी झिल्ली में होता है, जिसमें जैसे जो ये वाली आपको अंदर की संरचना है, ये आपकी आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, ये वाली अपनी हो गई बाहरी झिल्ली, बाह्य, और जो आपको ये दिख रहा है, इसको कैसे करते हैं, ये है अपनी कृष्टि, कृष्टि कहलाती है, ये कृष्टि, ठीक है, ये कृष्टि कहलाती है। और ये आपको कृष्टि के पास जो ये गोलाकार संरचना दिख रही होगी, ये कहलाते हैं अपने ऑक्सीसोम। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। अब सवाल ये होता है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है, इसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये यहां पे ये अपना ये डीएनए है, ये अपना डीएनए है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका चित्र है और ये इसके अंदर के मतलब के भाग हैं। और अब अपन लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, क्या कैसा हुआ, है ना। तो ये आप लोगों ने देख लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, या केवल ये बस। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें, खोज,
तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो की थी कॉलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कॉलिकर। याद रखना कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी, ये पहले की थी। तो पहले तो फिर बाद में किसने की? तो कॉलिकर के बाद आते हैं अल्टमान। बाद में अल्टमान। कहीं कहीं किताबों में अपन लोगों को देखने को मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले, मतलब पहले जिनने खोज की थी वो है अपने कॉलिकर। उन्होंने पहले खोज की और बाद में खोज की किसने? अल्टमान ने। ठीक है, तो अल्टमान ने जब इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या किया? विस्तृत अध्ययन भी किया। ठीक है, विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो विस्तृत अध्ययन अल्टमान ने किया। और याद रखना कि अल्टमान ने ही माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट भी कहा। बायोब्लास्ट, ठीक है, बायोब्लास्ट कहा। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया बेंडा ने। और इसके बाद एक वैज्ञानिक है फ्लेमिंग। याद रखना, 4 लोग हैं, थोड़ी 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो शब्द के बाद यहां पे एक वैज्ञानिक आते हैं फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला कहा। माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला कहा। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को क्या कहा? फाइला कहा। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका प्लस पादप कोशिका। ठीक है, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब हम लोग इसके कार्य की बात करेंगे। ठीक है, तो इसे रफ क्लियर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देखना है। कार्य बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। आप अपने से ही अपने शरीर में, मतलब ऐसा सोचिए कि हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खाने के बाद अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, वो ऊर्जा अपन को कैसे मिलती है? ग्लूकोज से, क्योंकि शरीर में जब अपन खाना खाते हैं तो शरीर के अंदर ग्लूकोज बनता है। ठीक है, उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के द्वारा हम लोग कार्य करते हैं, जैसे दिल भर काम करते हैं। ठीक है, तो वो जो ऊर्जा होती है वो कहां संचय होती है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं।
ठीक है। कोशिका का ऊर्जा घटक किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात, अपन लोग जो वर्क करते हैं और जो भी दिनचर्या में अपने दिन भर में जो भी काम करते हैं, तो जो ऊर्जा अपन लोगों को प्राप्त होती है वो कहाँ संचित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और इसी के द्वारा हम लोग दिन भर का अपना जो काम रहता है वो करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऊर्जा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? तो वो होती है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे कोशिका की क्या कहते हैं? ऊर्जा करेंसी कहते हैं। ऊर्जा करेंसी कहते हैं। ठीक, तो ये अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने आज क्या देखा? आज के लेक्चर में अपन लोगों ने कोशिका के अंग समझे हैं, और कोशिका के अंग के अंतर्गत अपन लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा कर ली है। ठीक है, हमने आपको कोशिका अंग बता दिए हैं। कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। तो आज अपन लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ लिया है। आगे के लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लेक्चर में हम इसको वीडियो को, कोशिका चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग साथ बने रहें, सहयोग करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।